हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको बीएल बज़ में। अध्याय की शुरुआत कियल से होती है। कियल कहता है, तुम्हें रात में इस तरह कपड़े पहनकर इधर-उधर नहीं घूमना चाहिए। रात के वक्त राजधानी में डरावनी चीजें घूमती रहती हैं। वह ऐश के करीब आता है और पूछता है, अगर तुम्हें किसी ने खा लिया तो क्या होगा? कियल की बातें सुनकर ऐश चौंक जाता है। फिर हंसते हुए कहता है, तुम क्या समझते हो मैं कितने साल का हूं कि ऐसी बातों में आ जाऊं? कियल कहता है, ओह, लेकिन ये सच है। ऐश जवाब देता है, अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा। तभी कियल ऐश के पैर पोंछने लगता है और कहता है, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मैं तुम्हें सबूत दिखा सकता हूं। ऐश पूछता है, सबूत? कियल कहता है, हाँ, वही। अचानक उसका चेहरा गंभीर और अंधेरा सा हो जाता है। वह पूछता है, जानना चाहते हो? ऐश डर जाता है। कियल मुस्कुराकर कहता है, सच में तुम ही तो पूछ रहे थे। ठीक है। कियल थोड़ा और करीब आता है और ऐश के कान में धीरे से फुसफुसाता है, असल बात यह है, आंतरिक महल में एक छोटा सा तहखाना है और वो ऐसी जगह है जहां हर कोई नहीं जा सकता, क्योंकि उस तहखाने में अचानक कियल ऐश के कान को काट लेता है। ऐश चौंक कर कहता है, तुम फिर से मुझे काटने वाले थे, है न? कियल तुरंत जवाब देता है, बिल्कुल नहीं, बस तुम बहुत प्यारे हो। कियल कहता है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। पार्ट 2 कल जारी रहेगा। ऐश पूछता है, तुम अभी ही जा रहे हो? कियल जवाब देता है, मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं। तभी ऐश अचानक कियल के पास आता है और कहता है, तो फिर तुम यहीं रुककर सो सकते हो। कियल मन ही मन सोचता है, क्या तुम अपनी मिठास से मुझे मार ही डालोगे क्या? वह जोर से कहता है, मैं नहीं रुक सकता, आज बहुत व्यस्त हूँ। ऐश पूछता है, लेकिन आज तो भोज का दिन है। कियल सोचता है, यही तो वजह है कि मैं और भी ज्यादा व्यस्त हूँ। उस कमबख्त ड्यूक पैडिंगटन की वजह से। कियल कहता है, भोज की वजह से मुझे वो काम टालने पड़े थे जो आज पूरे करने हैं। ऐश कहता है, आपको आज आराम करना चाहिए, आपने मुश्किल से नींद ली है। योर मैजेस्टी, यह कहते हुए वह कियल का हाथ नहीं छोड़ता है। कियल मन में सोचता है, हमेशा की तरह बिल्कुल ही अनजान, कोई इतना क्लूलेस कैसे हो सकता है? कियल कहता है, नहीं, अब तुम बड़े हो चुके हो तो तुम्हें अकेले सोने की आदत डालनी चाहिए। ऐश उदास होकर कहता है, मैं अकेले सो सकता हूँ, लेकिन और कल मैं घर वापस चला जाऊंगा तो फिर मैं कियल निम के साथ सो भी नहीं पाऊंगा। कियल कहता है, इस बारे में मैं तुम्हें बताने ही वाला था। तुम्हें कुछ समय तक इंपीरियल पैलेस में रुकना होगा। ऐश पूछता है, क्यों? कियल उसे गले लगाते हुए कहता है, क्योंकि महल के बाहर एक डरावनी औरत तुम्हारे लिए चाकू तेज कर रही है और वो हर एक स्टीम्ड बन की दुकान जलाने की योजना बना रही है और दुनिया के हर स्टीम्ड बन को खत्म कर देना चाहती है। जब तक उस चुड़ैल का हिसाब नहीं हो जाता, तुम बाहर नहीं जा सकते। ऐश कहता है, लेकिन मैं तो इंसान हूँ। कियल पूछता है, ये किसने कहा? ऐश मुस्कुराते हुए जवाब देता है, आपके लिए तो मैं बस एक स्टीम्ड बन ही हूँ, योर मैजेस्टी। कियल कहता है, बिल्कुल सही, तुम मेरे स्टीम्ड बन हो, एकदम नरम, स्वादिष्ट और अभी मजा लेने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। कियल मन ही मन सोचता है, आसपास बहुत ज्यादा ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। अगर वो कमबख्त ड्यूक पैडिंगटन न होता तो। कियल ऐश से कहता है, मैं देर से लौटूंगा, इसलिए तुम सो जाओ। कुछ जरूरी काम है जिनसे मुझे निपटना है। ऐश कहता है, ठीक है, पक्का लौटना। ऐश सोचता है, ऐसा वादा करके कियल निम कमरे से चला गया और वो हल्की सी मुस्कान
जो सब कुछ पिघला देने जैसी थी, वो यहाँ नहीं है। अगली सुबह जब ऐश उठता है और बगल में देखता है, तो सोचता है, वो नहीं है। आखिरकार वो उस रात वापस नहीं आया। तभी अचानक एक बटलर की आवाज आती है, यंग मास्टर, क्या आप जाग गए हैं? ऐश दरवाजा खोलता है। बटलर पूछता है, क्या अभी आपने खांसी की थी? ऐश जवाब देता है, हाँ। फिर ऐश पूछता है, वैसे क्या स्नान तैयार है? बटलर कहता है, स्नान तो हमेशा तैयार रहता है, लेकिन क्या कोई खास वजह है? ऐश जवाब देता है, मेरा शरीर अकड़ा सा लग रहा है, तो मैं गर्म पानी में थोड़ी देर बैठना चाहता हूँ। ऐश मन में सोचता है, शायद इसलिए क्योंकि मैं कियल निम की बाह को तकिए की तरह इस्तेमाल करने का आदी हो गया हूँ। उसके बिना बिना किसी वजह के ही शरीर दर्द करने लगता है। बटलर कहता है, तो मैं आपको तुरंत वहां ले चलता हूँ। बटलर मन में सोचता है, फिर से नाइटवियर में। अच्छी बात है कि कियल निम ने अपने सारे रिश्तेदारों को महल से बाहर कर दिया। ऐश बटलर को पुकारता है, सुनिए बटलर जी। ऐश कहता है, कमरे की मेज पर कुछ कागज रखे हैं। क्या आप इंपीरियल लाइब्रेरी जाकर लाइब्रेरियन से कह सकते हैं कि उन किताबों को मेरे लिए ढूंढ दें? बटलर पूछता है, आप इस याचिका को दाखिल करने पर इतने अड़े क्यों हैं? ऐश जवाब देता है, क्योंकि ये कानून मुझे नाइंसाफी भरा लगता है। बटलर, नाइंसाफी किस बात में? ऐश थोड़ा सोचकर कहता है, मैं सिर्फ एलिसिया से ही शादी कर सकता हूँ। बस यही एक विकल्प है। और समलैंगिक विवाह असंभव क्यों है? कैपिन तृतीय के शासन से पहले तो समलैंगिक विवाह कानूनी था। कुछ तो गलत है। इस कानून को बदलना ही होगा। क्या किसी इंसान के चुनाव को आधा कर देना गलत नहीं है? सिर्फ एलिसिया और मैं ही नहीं। क्या ये नाइंसाफी नहीं है कि कियल के पास कोई और विकल्प ही नहीं? कानून लोगों की आज़ादी से चुनने की क्षमता पर पाबंदी नहीं लगाने चाहिए। बटलर सोचता है, कियल को यह सुनकर खुशी होगी। तभी ऐश एलिसिया का नाम लेता है और अचानक उसके सीने में दर्द उठता है। बटलर पूछता है, क्या कुछ गलत है? ऐश मन में सोचता है, मेरे सीने में थोड़ी सी दर्द हो रही है। बटलर पूछता है, आपके सीने में? ऐश जवाब देता है और मन ही मन सोचता है, ये कैसी भावना है? फिर पूछता है, क्या ये इंडाइजेशन है? बटलर चौंक कर कहता है, इंडाइजेशन? आप वही इंसान जो तब भी ठीक था जब जहरीले मशरूम मिले स्ट्यू से सब लोग उल्टी कर रहे थे और बेहोश हो गए थे? और वही इंसान जिसने अदब का मांस बिना किसी चिंता के खा लिया जबकि बाकी सब बीमार पड़ गए थे? और वही इंसान जो तब भी पूरी तरह स्वस्थ रहा जब सबको फूड पॉइजनिंग हो गई थी? ये कोई साधारण बात नहीं है। मुझे तुरंत डॉक्टर को बुलाना होगा। ऐश कहता है, पहले मैं नहा लूंगा। शायद बस मांसपेशियों में खिंचाव या कुछ और हो। और जब मैं नहा रहा हूँ, तो कृपया ये कागज लाइब्रेरियन को पहुंचा दीजिए। बटलर पूछता है, क्या आप सच में ठीक हैं? ऐश जवाब देता है, मैं ठीक हूँ। चिंता मत कीजिए। अगर दर्द बढ़ा तो मैं आपको बता दूंगा। बटलर कहता है, बस ये ध्यान रखिए कि आप मुझे जरूर बताएं। ऐश कहता है, बिल्कुल। बटलर मन में सोचता है, सच कहूँ तो आप मास्टर कम और झंझट ज्यादा हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं, केल के चाचा रूबिन कहते हैं, तुम्हारे हमउम्र लोग अब उस उम्र में पहुंच चुके हैं जहां वे दादा दादी बन रहे हैं। इन हालातों में तुम शादी को अब और टाल नहीं सकते। और अब जब एलिसिया ठीक हो चुकी है, तो समय आ गया है शादी आगे बढ़ाने का। कियल कहता है, मैं आपकी वफादारी समझता हूँ, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मैं दिल से एक रोमांटिक हूँ। मुझे बिना प्रेम वाली शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। रूबिन कहता है, मैं यह बात भलीभांति समझता हूँ महाराज, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में शादी के लिए एकमात्र उपयुक्त उम्मीदवार एलिसिया ही है।
अगर एलिसिया नहीं, तो आपको शादी के लिए अगले 10 साल और इंतजार करना पड़ेगा। क्या 40 की उम्र में एक किशोर दुल्हन से शादी करना आपके ज़मीर पर भारी नहीं पड़ेगा? किएल मुस्कुराकर कहता है, आपके मुंह से यह सुनना काफी मनोरंजक है। आखिर मैंने सुना है कि आप खुद अभी तक अविवाहित हैं। क्या आपको मुझसे ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए, मेरे प्रिय चाचा? रूबिन जवाब देता है, मैं पहले ही घोषणा कर चुका हूं कि मैं शादी नहीं करूंगा। किएल पूछता है, मामला ये नहीं है कि आप नहीं करना चाहते, मुद्दा ये है कि आप कर नहीं सकते। और मैंने सुना है कि आप हर रात रोते रोते सो जाते हैं। आपके दोस्त लॉसन ने ऐसा कहा है। रूबिन कहता है, लॉसन को बढ़ा चढ़ाकर बातें करने की आदत है। और मुद्दे पर लौटते हैं। मेरी निजी जिंदगी यहाँ कोई विषय नहीं है। दरअसल यह खबर कि आपके महाराज के पास अब तक शादी का कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है, दूसरे देशों में गपशप का विषय बन चुकी है। किएल कहता है, एक राजनयिक होने के नाते आपको यह सब पता होना ही चाहिए। ऐसी जानकारी इकट्ठा न करना कर्तव्य में लापरवाही कहलाएगी। रूबिन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, और यही कारण है कि मैं यह बात आपके संज्ञान में ला रहा हूँ। दरअसल मेसन साम्राज्य एक शाही विवाह की तैयारी कर रहा है। किएल पूछता है, शाही विवाह? रूबिन जवाब देता है, हाँ, उनकी दूसरी राजकुमारी अब तक अविवाहित है और वे हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। किएल मन ही मन सोचता है, ये चालाक बदमाश। जब उसने एलिसिया नाम की उस आफत को बीच में लाया, तभी मुझे अजीब लगा था। अब समझ आया, उसके पास पहले से ही एक बैकअप योजना थी। मेसन साम्राज्य महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक, जिसकी ताकत लगभग फ्रिस्डेल साम्राज्य के बराबर है, और दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। शादी के प्रस्ताव को ठुकराना व्यापारिक विवादों को जन्म दे सकता है। किएल सोचता है, इस बार मेरे प्रिय चाचा ने अपने पत्ते काफी चतुराई से खेले हैं। जब सब कुछ शांत लग रहा था, तब वे जरूर गुप्त रूप से बातचीत कर रहे होंगे। किएल कहता है, अगर यह प्रस्ताव आपसे आया हो और किसी और से नहीं, तो मेसन साम्राज्य स्वाभाविक रूप से यही मानेगा कि मैं भी वैसा ही करने को तैयार हूँ। रूबिन जवाब देता है, बिल्कुल, और दूसरों की तरह मैं भी इस विचार का समर्थक नहीं हूँ कि कोई विदेशी राजकुमारी हमारी महारानी बने। इसीलिए मेरा मानना है कि एलिसिया से जल्द विवाह करना फ्रिस्डेल शाही परिवार की वैधता बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है। किएल कहता है, कितना दिलचस्प है, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि आप मेरी वैवाहिक जिंदगी में इतनी गहरी रुचि रखते हैं। रूबिन जवाब देता है, आपके चाचा होने के नाते, महाराज, मेरा कर्तव्य है कि मैं हर संभव तरीके से आपकी सहायता करूं। किएल कहता है, मैं समझता हूं आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन चाहे मेसन साम्राज्य आप पर कितना ही दबाव क्यों न डाले, हम किसी पागल औरत को महारानी नहीं बना सकते, है ना? सबसे पहले हम हालात का आकलन करेंगे, उसकी स्थिति की पुष्टि करने के बाद ही, और जांच केवल उसी चिकित्सक द्वारा होगी जिसे मैं स्वयं चुनूंगा। रूबिन पूछता है, जैसा आप चाहें, तो जांच कब निर्धारित की जाए? किएल जवाब देता है, 10 दिनों में। रूबिन मुट्ठी भींचते हुए मन में सोचता है, ये जानबूझकर समय खींच रहा है। रूबिन कहता है, मुझे नहीं लगता कि हम इतनी देरी कर सकते हैं। मेसन साम्राज्य काफी अधीर दिखाई दे रहा है। 3 दिनों में क्यों न कर लें? किएल कहता है, 3 दिन एलिसिया की हालत को स्थिर मानने के लिए काफी नहीं है। 10 दिन बेहतर रहेंगे। रूबिन कहता है, तो 5 दिन? किएल डरावनी मुस्कान के साथ कहता है, 10 दिन। रूबिन कहता है, ये तो नहीं चलेगा। किएल शांति से कहता है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी शाही विवाह कोई बुरा विचार नहीं है, तो क्यों न काफी समय बाद एक आजमाया जाए? किएल मन में सोचता है, अब तुम क्या करोगे, रूबिन?
तुम ज्यादा पसंद करोगे कि पैडिंगटन परिवार की एलिसिया महारानी बने, न कि कोई शाही विवाह हो, है ना? रूबिन कहता है, ठीक है, 10 दिन ही सही। कियल कहता है, अच्छा लगा ये देखकर कि हम एक ही सोच पर हैं। रूबिन कहता है, तो अब मैं विदा लेता हूँ और उसी अनुसार आगे बढ़ूंगा। कियल पुकारता है, ड्यूक पैडिंगटन। रूबिन पलटकर कहता है, जी, महाराज। कियल डरावनी आवाज में कहता है, वापसी में सावधान रहिएगा। सुना है आजकल सड़कों पर गुंडों का बोलबाला है। राजधानी की सुरक्षा भी इन दिनों काफी बदहाल है। रूबिन कहता है, चेतावनी के लिए धन्यवाद। मैं पूरी सावधानी बरतूंगा। और वह चला जाता है। कियल अपनी कुर्सी से उठता है और सोचता है, 10 दिन, एक शाही याचिका दाखिल होने और स्वीकृत होने के लिए न्यूनतम समय। अगर ऐश याचिका दाखिल करता है तो वह 10 दिनों के भीतर निपटा दी जाएगी। मेरा इसे और टालने का कोई इरादा नहीं है। वह अपने बटलर से कहता है, गनर, औषधिकार को बुलाकर लाओ। बटलर जवाब देता है, जी, महाराज। कियल आगे कहता है, और उससे कहना कि वह चीज तैयार रखे जब वह आए। बटलर कहता है, जैसा आदेश। बटलर चला जाता है। कियल खिड़की की ओर देखते हुए मन में सोचता है, अगर तुम चुपचाप रहते तो एक शांत जीवन जी सकते थे। वह रूबिन को जाते हुए देखता है। यहीं इस अध्याय का अंत होता है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।